हेलो फ्रेंड्स, ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोग डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, डीसी जनरेटर के मुख्य पार्ट्स क्या होते हैं, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने का समीकरण फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कैसे ज्ञात किया जाता है, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग कैसे वर्क करते हैं, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं। और पिछली क्लास में मैं डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रहा था, जो कि सब कुछ ऐसे ही था, लगभग आधा अधूरा क्लासिफिकेशन बता पाया था। तो उसी क्लासिफिकेशन को आज आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए आप लोग। तो देखिए, क्लासिफिकेशन जो है हमने लिखा है, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण दो प्रमुख आधार पर किया जाता है, प्राइम मूवर के आधार पर और उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था। प्राइम मूवर का मतलब होता है घुमाने वाला, ठीक है। तो जनरेटर जो होता है, जनरेटर की आर्मेचर को घुमाएंगे कैसे, जिस माध्यम से जनरेटर के आर्मेचर को घुमाएंगे उस माध्यम के आधार पर, उस माध्यम के नाम पर उस जनरेटर का नाम रखा गया है। जैसे प्राइम मूवर के आधार पर हमने लिख दिया, तो जनरेटर की शाफ्ट को कौन घुमाएगा। पहला ऑप्शन हमने दिया था जल टरबाइन चालित जनरेटर। जल टरबाइन बड़े बड़े बांध बना करके पानी स्टोर करके वहां से गिराया जाता है। दूसरा वाष्प टरबाइन चालित जनरेटर, जो कि थर्मल पावर प्लांट में ये चीज होता है, जहां पर पानी को गर्म किया जाता है कोयले से, और उससे जो भाप बनती है उस भाप से फिर टरबाइन को चलाया जाता है। डीजल इंजन चालित जनरेटर, शादी ब्याह वगैरह में विद्युत की आपूर्ति के लिए डीजल इंजन चालित जनरेटर लगाया जाता है। उसमें जनरेटर को चलाने के लिए डीजल इंजन को चलाया जाता है। डीजल इंजन से जनरेटर की शाफ्ट को जोड़ दिया जाता है। डीजल इंजन जितना तेज चलेगा उतना ही तेज जनरेटर चलता है और विद्युत वाहक बल पैदा करता है। वायु चालित जनरेटर है ये आपका है वायु चालित जनरेटर। वायु चालित जनरेटर में क्या होता है, वायु चालित जनरेटर में जैसे जो तराई क्षेत्र होते हैं, तराई क्षेत्रों में हवाएं बहुत तेज होती हैं। तराई क्षेत्र का मतलब समुद्र तटीय इलाके, वहां पर हवाओं की गति बहुत तेज होती है। तो वहां पर बड़े बड़े जो है विंड मिल लगाए जाते हैं। विंड मिल का मतलब होता है पवन चक्की। पवन चक्की में बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, खूब बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, और जब तेज हवा चलती है तो ब्लेड जोर जोर से ऐसे ऐसे घूमना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे। और ब्लेड जब घूमना शुरू करते हैं तो उससे चेन बेल्ट लगी होती है। चेन बेल्ट नीचे जा करके जो है एक गियर बॉक्स से जुड़ी रहती है, और गियर बॉक्स से फिर जुड़ा रहता है हमारा जनरेटर का शाफ्ट। तो जब ब्लेड घूमता है हमारा, तो साथ में पूरा अरेंजमेंट, चेन घूमेगी, गियर बॉक्स घूमेगा, और साथ ही हमारा जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा। तो ये विधि लेकिन वहीं पर अपनाई जाती है जहां पर हवाओं की गति तेज होती है। और ज्वार भाटा द्वारा चालित जनरेटर, तो ये जो मैंने लगा दिया है, ये ऑप्शन यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ज्वार भाटा मैंने ये बताया था कि ज्वार और भाटा दो अलग अलग चीजें हैं। ज्वार आता है जब तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, और भाटा जब आता है तो पानी नीचे उतर जाता है। जब ज्वार आता है तो तेजी से पानी की लहर ऊपर चढ़ती है, और उससे पानी को ऊंचाई पर एक रिजर्वायर बना के रखा जाता है। रिजर्वायर का मतलब जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। तो उस रिजर्वायर में पानी भर जाता है अपने आप ज्वार आने के टाइम पर, और फिर जब भाटा आता है तो चला जाता है, पानी डाउन हो जाता है, और रिजर्वायर में इकट्ठा पानी से जो है चलाया जाता है आपका टरबाइन का ब्लेड। तो लेकिन ये चीज आता किसमें है, इस वाले में आ जाएगा, जल टरबाइन चालित जनरेटर। ज्वार भाटा वाला भी जल टरबाइन चालित जनरेटर में आएगा, तो इसलिए इसको मिटा देने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें पूछा गया है केवल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर।
प्राइम मूवर के आधार पर कौन कौन से प्राइम मूवर हो गए, एक पानी हो गया, एक वाष्प हो गया, एक डीजल इंजन हो गया। ठीक है, ऐसे परमाणु वगैरह वाला भी है। तो परमाणु वाला भी किस में आएगा, परमाणु ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाएगा, गर्म करके जब भाप बनेगी तो उस भाप से फिर जनरेटर को चलाया जाएगा। तो वह भी आएगा किसमें, वाष्प टरबाइन चालित जनरेटर में, परमाणु ऊर्जा। तो इसलिए वो सब चीजें हम नहीं लिखना है, चलिए हटा दिया हमने। तो ये हो गया था प्राइम मूवर के आधार पर। दूसरा आपको बताना है अब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली इंग्लिश में इसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके पढ़िए। हेडिंग्स जितनी हैं उनको इंग्लिश और हिंदी जरूर दोनों में जानिए, क्योंकि एग्जाम में जो हिंदी आती है वो बहुत ही कठिन होती है और वह हिंदी समझ में आती नहीं है। तो आपको अगर हिंदी इंग्लिश दोनों पता रहेगा तब आप जो नहीं समझ में आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, वो इंग्लिश पैटर्न देख लीजिए, हिंदी पैटर्न देख लीजिए, दोनों मिला के जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और देखिए उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर का मतलब हुआ कि एक होता है स्व उत्तेजित जनरेटर। यहाँ पर अब हम इसको मिटा करके लिख दे रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमने लिख दिया आपके सामने बोर्ड पे। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, पृथक उत्तेजित जनरेटर और स्व उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। देखिए, पृथक उत्तेजित जनरेटर को बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और स्व उत्तेजित जनरेटर को बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब सेपरेटली एक्साइटेशन और सेल्फ एक्साइटेशन का मतलब क्या है, आइए इस फिगर पे। इस फिगर में कौन सी चीजें क्या हैं ये आपको पता भी है, एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं थोड़ा कुछ। ये पार्ट आपका जो है, ये पार्ट ये है आपकी शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर फिर सबसे पहले क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर कई पार्ट में बटा रहता है, देखिए इसे कई पार्ट में बटा हुआ हमने दिखा दिया है इसको। ये आपका हो गया कम्यूटेटर, यहां पर लिखिए। चलिए कम्यूटेटर हो गया। कम्यूटेटर के बाद फिर क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर के बाद आपका आर्मेचर होता है। तो ये पार्ट जो आपका दिख रहा है ये है आर्मेचर। और यहां पर ऐसे बिंदी बिंदी दिखा देंगे, ये बिंदी बिंदी, ये स्लॉट है, कटी है, ये स्लॉट है आर्मेचर की। इन स्लॉटों में ये बिंदी बिंदी दिखाने से क्या मिल रहा है, ये बिंदी बिंदी बता रहा है कि इसमें वाइंडिंग भरी गई है। तो ये हो, इसको आप दिखा दीजिए वाइंडिंग, किसकी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। उसके बाद ये पोल हो गए आपके फील्ड पोल। फील्ड पोल के बारे में आपको बताया गया था कि इस तरह से वाइंडिंग किया जाता है कि अगर इसमें क्लॉकवाइज लपेटा जाएगा, इन दोनों को मिला करके क्लॉकवाइज, तो फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज लपेटा जाता है, फिर इसमें क्लॉकवाइज, तो फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे लपेटा जाएगा ऐसा, ताकि ये एन पोल बने, ये एस पोल बने, फिर एन पोल बने, एस पोल बने। मतलब आगे आने वाला पोल विपरीत स्वभाव का हो, जैसे ये एन है तो इसके आगे आने वाला पोल विपरीत स्वभाव का माने एस टाइप बने। और ये बाइंडिंग किया गया है। अब हम आपसे यहाँ पर ये सवाल करना चाहेंगे, ये जो बाइंडिंग किया गया है, अब इसमें जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक तो मैग्नेट नहीं बनेगा ना। इस बाइंडिंग में जब तक आप सप्लाई नहीं देंगे तब तक तो मैग्नेट नहीं बनेगा। तो सवाल ये है कि भाई ये बाइंडिंग किया गया है पोल के ऊपर, तो इस बाइंडिंग में जब तक सप्लाई नहीं दूंगा तब तक तो यह एनर्जाइज नहीं होगा, उत्तेजित नहीं होगा ना। जब तक उत्तेजित नहीं होगा तो आर्मेचर आप घुमाइए, शाफ्ट को घुमाइए, आर्मेचर घुमाइए, कम्यूटेटर घुमाइए, सब कुछ घूमेगा लेकिन बिजली पैदा नहीं होगा। तो भाई जब तक बल रेखाएं नहीं आएंगी, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, तो आर्मेचर काटेगा किसको, इसलिए इसमें विद्युत वाहक बल आर्मेचर में पैदा नहीं होगा। तो ये जो फील्ड दिख रही है, इस फील्ड को एक्साइट करने के लिए आपको या तो बाहर से डीसी सप्लाई लगाना पड़ेगा। अगर बाहर से आप डीसी सप्लाई लगाते हैं
तब वह हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, माने पृथक उत्तेजित जनरेटर। माने इसका मतलब हुआ बाहर से आप पृथक तरीके से इसकी फील्ड को एक्साइट कर रहे हैं। और एक तरीका होता है सेल्फ एक्साइट जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइट जनरेटर में बाहर से सप्लाई नहीं देना पड़ता, इसमें ये इस फील्ड वाइंडिंग में ये अपने आप जो है चुंबकित हो जाती है, अपने आप एनर्जाइज हो जाएगी, माने इसमें सप्लाई अपने आप आ जाएगी और ये अपने आप चुंबकीय क्षेत्र बना लेगी। समझ में आ रहा है ना? सेल्फ एक्साइट में यह कह रहा हूं कि इसमें सप्लाई अपने आप आ जाएगी, इसमें डीसी सप्लाई अपने आप आ जाएगी और यह अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा और उसके बाद ये आर्मेचर इसके बल रेखाओं को काटेगा, जिसके कारण आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। अब कैसे आ जाएगी कैसे नहीं होगा, एक एक को हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए इसमें सेपरेटली एक्साइटेड को पहले समझिए। सेपरेटली एक्साइटेड में ये सारी कॉइल्स आपस में से जुड़ी होंगी। ये बाइंडिंग जो है, जो आप बाइंडिंग कर रहे हैं, जैसे इसमें आप ऐसे क्लॉकवाइज जैसे क्लॉकवाइज भरेंगे, इसमें कैसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तार तोड़ना नहीं, बीच में वही तार है, तार वही रहेगा। जैसे यहाँ से आप उठाए ऐसे भरे ऐसे भरे ऐसे भरे, फिर यहाँ पर ये बाइंडिंग वाली कॉइल कंप्लीट हो गई, इसमें फिर उल्टा भरेंगे। पंखे की बाइंडिंग अगर आप देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सीलिंग फैन की ऐसे 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 पहले भरेंगे, फिर जब 2 स्लॉटें भर जाएंगी उसके बाद अगली स्लॉट में ऐसे ऐसे भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो लास्ट में आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जब आप फिर इसको मिला के बाइंडिंग करेंगे तो लास्ट में आपको 2 तार निकलेंगे, एक स्टार्टिंग वाला एक एंड वाला, 2 तार मिलेगा आपको लास्ट में। 1 मिनट, यहाँ पर हम आपको ये मिटा दे रहे हैं। यहां पर आपको फिर मिलेगा जंक्शन बॉक्स, जहां पर या जंक्शन टर्मिनल बॉक्स बोलिए इसको, जंक्शन बॉक्स नहीं टर्मिनल बॉक्स। यहां पर इसके टर्मिनल्स आ करके जुड़ेंगे। तो ये जो फील्ड है, फील्ड का 2 टर्मिनल यहां पर आ जाएगा, एक तार यहां पर। आप इसको नाम दे दीजिए एफ और इसको भी ऐसे मिला के आप इंडिकेट कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए एफ, मतलब ये हो गया फील्ड का तार। फील्ड का तार कैसे होगा, एक तो यहां से जुड़ा होगा, दूसरा यहाँ सिरा जो इंड सिरा होगा वो आकर के यहाँ से आप दिखा सकते हैं ऐसे कि यहाँ से आकर के ऐसे जुड़ा होगा, ये फील्ड पे आया होगा। अब आप जो है ना फील्ड की ये दोनों तार आए हुए हैं, ये दोनों तार। अब आप क्या करेंगे कि बाहर से एक बैटरी जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये फील्ड लिख दिया हमने और यहाँ एक बैटरी लगा दिए। चलिए प्लस माइनस से बैटरी, एक बैटरी इधर जोड़ दिए और इसको इधर बैटरी जोड़ दिए। तब क्या हो गया, ये फील्ड एक्साइट हो गई। जैसे बैटरी से जोड़ा हमने, फील्ड एक्साइट हो गई और इसके बाद जो है आराम से आप अब जनरेटर को डीजल इंजन वगैरह से जोड़ दीजिए। इसकी शाफ्ट को जब आर्मेचर मूवमेंट करेगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को काटेगा, जिसके कारण इस आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। यह विधि आपकी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाती है। तो डीसी सप्लाई आपने दिया, आप डीसी सप्लाई के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे एसी ले आइए यहाँ तक, एसी ला करके फिर रेक्टिफायर लगा दीजिए, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, फिर उस डीसी सप्लाई को आप दीजिए। यहाँ पर एक चीज ये रहेगा, इस फील्ड का एक्साइटेशन आप रेगुलेटर वगैरह लगा दीजिए या रेजिस्टेंस वगैरह लगा दीजिए, कुछ लगा करके फील्ड का एक्साइटेशन कम ज्यादा कर सकते हैं। इस फील्ड के एक्साइटेशन को अगर कम ज्यादा करेंगे तो उत्पादित वोल्टेज जो होगा वह कम ज्यादा हो जाएगा। तो आपको अगर कम ज्यादा वोल्टेज चाहिए हो तो इस बैटरी के वोल्टेज को कम ज्यादा करिए, चाहे रेगुलेटर लगा के चाहे रेजिस्टेंस लगा करके। तो फील्ड का एक्साइटेशन जैसे कम ज्यादा होगा, ज्यादा फील्ड एक्साइटेशन होगा तो ज्यादा बिजली आएगी, कम फील्ड एक्साइटेशन होगा तो कम बिजली पैदा होगी। चलिए अब आते हैं सेल्फ एक्साइटेशन पे। ये टर्मिनल बॉक्स आपका ऐसे ही बना रहेगा, टर्मिनल बॉक्स आपका जो है ऐसे ही रहेगा। टर्मिनल बॉक्स पे फील्ड का तार भी लगा रहेगा और आर्मेचर का भी तार आके लगेगा। तो चलिए देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को ना थोड़ा सा इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर तो हमने समझा दिया आपको
कि ये फील्ड कॉइल थी, इसको सीरीज में जोड़ दिया गया ऐसे ऐसे बाइंडिंग करके, लास्ट में दो तार निकले, एक शुरू का तार एक आखिरी का तार। दोनों तारों को बाहर से डीसी से जोड़ना है। लेकिन अगर उसका ऐसे सिस्टमेटिक डायग्राम मांगा जाए तब आप क्या करेंगे, या फेजर डायग्राम मांगा जाए आपसे, फेजर डायग्राम, तब आप जो है ये फिगर दिखा सकते हैं। इसमें क्या है कि ये है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी फिगर है। ये हो गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर में ये इधर उधर जो ऐसे ऐसे दिखा दिया गया है, ये ऐसे, ये है आपका कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश लगता है कम्यूटेटर पे है, लेकिन यहाँ कम्यूटेटर नहीं दिखाया जाता है, आर्मेचर पे ही ऐसे लगा दिखा दिया जाता है इस तरह के फेजर डायग्राम में। फिर यहाँ से ये तार निकला, ये तार निकला, माने सप्लाई। जब ये घूमेगा आर्मेचर तो बिजली पैदा करेगा, वो बिजली कहाँ से निकलेगी, कार्बन ब्रश के थ्रू कहाँ चली जाएगी, लोड को चली जाएगी। अच्छा, जब ये घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को काटेगा। चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर यह फील्ड लगा दिया गया है, तो इसको आप जो है लिख सकते हैं फील्ड। फील्ड। और ये है आपकी क्या है, बैटरी। ये बैटरी हो गई और फील्ड हो गई। अब फील्ड, बैटरी से फील्ड जो है आपकी एक्साइट हो जाएगी। फील्ड जब एक्साइट हो जाएगी तो आवश्यकता अनुसार आप चाहे तो फील्ड का एक्साइटेशन घटाना चाहे तो यहाँ बीच में एक रेगुलेटर लगा दीजिए ऐसे। ये कौन सा हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, या डाइवर्टर रियोस्टेट आप बोल सकते हैं इसको, डाइवर्टर रियोस्टेट। डाइवर्टर रियोस्टेट, DIVER, डाइवर्टर का सीधे आप रियोस्टेट लिखिए, RHEOSTATE, रियोस्टेट। सॉरी, ई नहीं रहेगा रियोस्टेट में, केवल रियोस्टेट रहेगा। तो रियोस्टेट लगा करके फील्ड के वोल्टेज, फील्ड की करंट को आप जब कम कर देंगे तो इस फील्ड का एक्साइटेशन कम हो जाएगा, तो जिसके कारण उत्पादित वोल्टेज कम हो जाएगा। रियोस्टेट से आप क्या करेंगे, रियोस्टेट का मान कम कर देंगे तो फील्ड में जाने वाली करंट का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिसके कारण इस आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा और लोड को अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसके बाद आप देखिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। चलिए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर देखिए। तो सेल्फ एक्साइटेड में दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर में ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, तो इसमें कोई एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे डायनेमो होता है। तो डायनेमो में या छोटे छोटे जो डीसी जनरेटर आते हैं, आप मोटर वगैरह देखे होंगे आप घरों में, बैटरी से चलने वाले मोटर, इतने बड़े बड़े मोटर होते हैं, बच्चे खिलौने वगैरह में यूज करते हैं, तो उनमें जो परमानेंट मैग्नेट लगी होती है। ऐसे ही ये परमानेंट मैग्नेट अगर हम लगा देंगे तो फिर हमें अलग से एक्साइटेशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यही परमानेंट मैग्नेट में दिक्कत क्या होती है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है कमजोर होता जाएगा, और एक समय के बाद फिर आपका जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। तो या तो फिर उस टाइम आप परमानेंट मैग्नेट जो लगे हैं सारे मैग्नेट चेंज करिए, या तो फिर मैग्नेट को फिर से चार्ज कराइए एक बार। तो बाकी दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर, विद्युत चुंबकीय जनरेटर। विद्युत चुंबक के बारे में आपको पता होगा कि जब तक सप्लाई रहती है तब तक तो चुंबक रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ले लिया ये नर्म लोहे की छड़ और इसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग हमने लपेट दिया, कॉपर का तार लपेट दिए और इसको सप्लाई दे दिए, ठीक है। एक सप्लाई चलिए इधर से जोड़ दिया, दूसरी सप्लाई इधर से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव जोड़ दिया, नेगेटिव जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो ये क्या होगा, नर्म लोहे की छड़ है, ये है सॉफ्ट आयरन बार, नर्म लोहे की छड़। इसके ऊपर हमें इनेमल्ड कॉपर का वायर लपेट दिया। जैसे ही डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे ये विद्युत चुंबक बन जाएगा। इस पर आप टेस्टर वगैरह या लोहे का कुछ भी मटेरियल ले जाइए, इसके पास चिपका लेगा। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मोटरसाइकिल की बैटरी निकाल लीजिए, कॉपर का बाइंडिंग वाला वायर ले आइए,
और एक कोई सरिया वगैरह ले लीजिए, सरिया या नरम लोहा कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाइंडिंग लपेटिए, सप्लाई दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट ऐसे मत दीजिएगा, नहीं जल जाएगा। पेट्रोल करेंगे तो कॉइल जल जाएगी। सीरीज में एक रेजिस्टेंस वगैरह कुछ लगा दीजिएगा, या कोई छोटा बल्ब वगैरह होगा लगा दीजिएगा, क्योंकि अब कितने वोल्ट की सप्लाई आप देंगे, कितना इस तार का रेजिस्टेंस है, बियर कर पाएगा नहीं बियर कर पाएगा। अगर ये तार नहीं सह पाया उतने वोल्टेज को, आपने कई राउंड लपेटा है तो आप और कितना लपेटना चाहिए उतने वोल्टेज के लिए, ऐसा कोई आइडिया आपको है नहीं। इसलिए रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा सीरीज में, या एक छोटा बल्ब वगैरह जो टार्च वार्च में यूज होता है फिलामेंट वाला, वो सब लगा दीजिएगा। फिर चलाइएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया से चलेगा। तो ये तो हो गया, जब तक सप्लाई देंगे तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही सप्लाई हटा लेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही नर्म लोहा हटा दूं, नर्म लोहे के बजाय कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का लोहा कर दूं, इसी लोहे को मैं बना दिया भी कास्ट आयरन, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। जब हम कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का ये नर लोहा ले लेंगे और उसके ऊपर बाइंडिंग करके सप्लाई देंगे, तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र फिर बन जाएगा। लेकिन सप्लाई हटा लेने के बाद भी इसमें आप चेक करिएगा, लोहे का कोई टुकड़ा ला के इसके पास ले आइएगा सप्लाई हटा लेने के बाद, तो भी देखिएगा थोड़ा थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इसमें खींचेगा, थोड़ा सा खींचेगा अपने, ज्यादा तो नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो जो थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र बच जाता है उसी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट। कौन सा? रेजिडुअल मैग्नेट, RESIDUAL, रेजिडुअल मैग्नेट। हिंदी में इसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ, चुंबकत्व। सप्लाई हटा लेने के बाद भी अगर चुंबक में कुछ चुंबकीय गुण विद्यमान रह जाता है, बच जाता है, तो उस बचे हुए चुंबकीय गुण को ही बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेट। तो ये चीज होती है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील में। जैसे इसीलिए हम जो जनरेटर का जो पोल बनाते हैं, ये पोल नर्म लोहे का नहीं होता है। ये पोल आपका जो चारों पोल बने हुए हैं ये नर्म लोहे के नहीं होते हैं, क्योंकि नर्म लोहा लगा करके उसके ऊपर आप बाइंडिंग कर दिए, बाइंडिंग करके सप्लाई देंगे। जब सप्लाई देंगे एक बार बाहर से, तो क्या होगा, जितनी देर सप्लाई दिए रहेंगे उतनी देर तो चुंबक बना रहेगा। जैसे ही सप्लाई हटा लेंगे उसका चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो वो चीज कहां पर की जाएगी? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, पृथक उत्तेजित जनरेटर में नर्म लोहे का पोल आप रखिए, कोई समस्या नहीं है। जब तक सप्लाई आप देंगे बाहर से, बैटरी वगैरह से जोड़े रहेंगे, तब तक चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, आपको बिजली मिलती रहेगी। ठीक है। लेकिन जो आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, तो सेल्फ एक्साइटेड में दो हो गया, एक परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट में तो कोई जरूरत नहीं एक्साइटेशन की। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर में ये पोल आपके कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के ही होने चाहिए। और जब सप्लाई आप देंगे इनमें, तब क्या होगा, जितनी देर आप सप्लाई देंगे उतनी देर तो अच्छा चुंबक बना लेगा। जैसे ही सप्लाई हटा लेंगे तो भी उसमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण शेष रह जाएगा, जिसे बोलेंगे रेजिडुअल मैग्नेट। मतलब इस प्रकार के जनरेटर को एक बार चार्ज कराना होता है, एक बार चार्ज करना होता है। शुरू में जब जनरेटर बनता है, बाइंडिंग वगैरह सब करके कंप्लीट होती है, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को बाहर से डीसी सप्लाई से एक बार चार्ज करना पड़ता है। जब बाहर से डीसी सप्लाई से एक बार चार्ज कर देंगे तो फिर उसके बाद सप्लाई हटा देंगे, फिर इसमें चुंबकत्व का गुण बना रहेगा, यानी यानी सब बन जाएगा अपने आप। ठीक है। और वो जो है थोड़ी मात्रा में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें मटेरियल हमने कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का यूज किया है। तो रेजिडुअल मैग्नेट इसमें हमेशा रहेगा। फिर अब क्या होगा, जब जनरेटर आप चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो विद्युत इस ये जो चुंबक है इसमें थोड़ा रेजिडुअल बचा हुआ है, माने थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र बचा है। तो यह जब आर्मेचर घूमेगा तो उस थोड़े से चुंबकीय क्षेत्र की बलरेखाओं को काटेगा, जिसके कारण थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। वह थोड़ा सा विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश से होते हुए कहां पर आएगा? टर्मिनल बॉक्स पर।
टर्मिनल बॉक्स पर कहाँ आएगा, ये लिखा है हमने ए मतलब होता है आर्मेचर और एफ का मतलब होता है फील्ड। तो वह सप्लाई कहाँ आ जाएगी, आर्मेचर पर। और आर्मेचर और फील्ड को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, ऐसे एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये दिखाइए, और इसको फील्ड ये ऐसे एक तार के माध्यम से लूप कर दिया जाता है। तो जो भी जैसे आर्मेचर घूमना शुरू किया शुरू में, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए कट करने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। वह थोड़ा सा विद्युत वाहक बल कम्यूटेटर पर जो कार्बन ब्रश लगा उसके माध्यम से आके पहुंचेगा यहाँ टर्मिनल बॉक्स पर। टर्मिनल बॉक्स में इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इसको हम लोड से नहीं जोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी अगर हम लोड से जोड़ देंगे तो सारा सप्लाई लोड को चला जाएगा, लोड से नहीं जोड़ना अभी इसको फील्ड से जोड़ देना है। फील्ड से जोड़ दिए तब क्या हुआ, देखिए जो सप्लाई आई थोड़ी सी वो फील्ड में चली गई। फील्ड में मतलब ये जो फील्ड है आपकी किनारे किनारे, इसमें भी दो तार निकले थे ना, शुरू में हमने बताया कि एक शुरुआत में एक लास्ट में, वो दोनों तार आकर के कहाँ जुड़े रहेंगे, इस फील्ड पे जुड़े रहेंगे। और इस फील्ड को आर्मेचर से शॉर्ट कर दिया जाएगा, एक तार इसका शॉर्ट कर दिया। आर्मेचर में जो भी सप्लाई पैदा हुई सीधे आकर के पहले कहाँ जाएगी, फील्ड में। तो फील्ड में जैसे ही थोड़ी सी सप्लाई आएगी, फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा जैसे बढ़ जाएगा तो आर्मेचर तो घूम ही रहा है, तो वो क्या करेगा, जब उसको ज्यादा बल रेखाएं मिलेंगी तो ज्यादा विद्युत वाहक बल पैदा करेगा। फिर जब जो अधिक विद्युत वाहक बल पैदा हुआ तो वो फिर पहुंचा कहाँ, यहाँ टर्मिनल पर आर्मेचर के, फिर वो पहुंच गया 60 वायर के माध्यम से फिर फील्ड में। तो फील्ड और एनर्जाइज हो गई। फील्ड और एनर्जाइज जैसे हुई तब क्या हुआ, आर्मेचर और अधिक बल रेखाओं को काटेगा, जिसके कारण आर्मेचर में और बिजली पैदा होगी, और फिर वह बिजली फिर पहुंचेगी यहाँ पर, फिर फील्ड में चली जाएगी। इस तरह से देखिए जनरेटर जब कभी देखिए स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं, तब से पूरा बल्ब एकदम फुल ब्राइट हो जाता है। देखिए धीरे 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 जलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और एक चीज होता है जनरेटर में कि लोड पहले नहीं दिया जाता। जनरेटर को स्टार्ट करिए, जब जनरेटर स्टार्ट हो जाए, पूरा फुल स्पीड में चलने लगे और पूर्ण विद्युत वाहक बल पैदा करने लगे, तब उसके बाद उसको लोड से जोड़ा जाता है। अदरवाइज क्या होगा, आप यहीं से अब आप यहीं से आप एक एक तार आर्मेचर से उठा लीजिए लोड के लिए, एक तार इधर ले लीजिए, एक तार इधर, चलिए यहाँ से ऐसे हम जोड़ दिए, ये यहाँ हम दे दिए लोड। अब क्या होगा कि आर्मेचर में जो सप्लाई आएगी, आर्मेचर जो भी सप्लाई पैदा करेगा वो सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, लोड को। अगर लोड का रेजिस्टेंस कम होगा तो सारी सप्लाई लोड की तरफ चल जाएगी, फील्ड एनर्जाइज नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले यह ध्यान दिया जाता है कि जनरेटर पूर्ण विद्युत वाहक बल पैदा करने लगे, तब उसके बाद आर्मेचर को लोड से जोड़ा जाता है। नहीं तो फील्ड जब तक एनर्जाइज नहीं होगी, क्या करिए, आपका आर्मेचर घूमता रहे कोई समस्या नहीं, कुछ भी बिजली पैदा नहीं होगी। इसलिए फील्ड का एनर्जाइज होना कंपलसरी है। इसलिए शुरुआती दौर में फील्ड को जो है सप्लाई देने के लिए लोड नहीं लगाया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सारा खेला जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व का है। अगर ये जो पोल आपका है ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का है, और जिसके कारण एक बार चार्ज कर दिए तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रह गया। अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रह गया तो आर्मेचर जब भी घूमेगा उस अवशिष्ट चुंबकत्व की बल रेखाओं को काटेगा, जिसके कारण थोड़ा सा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। वह थोड़ा सा विद्युत वाहक बल टर्मिनल बॉक्स पर आर्मेचर के टर्मिनल पॉइंट से सीधे शॉर्ट कर दिया जाएगा फील्ड को, ये फील्ड में सीधे चला आएगा। फील्ड जिसके कारण थोड़ा एनर्जाइज होगी। फील्ड अगर थोड़ा एनर्जाइज होगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण आर्मेचर और बल रेखाओं काटेगा, जिसके कारण अब की बार आर्मेचर में और विद्युत वाहक बल पैदा होगा। वह और अधिक विद्युत वाहक बल फिर यहाँ से आर्मेचर पॉइंट से होते हुए फील्ड में चला जाएगा। तो इस तरह से जब जनरेटर पूर्ण विद्युत वाहक बल पैदा करने लगता है उसके बाद फिर उसको लोड से जोड़ते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। और ध्यान देने की बात है, जनरेटर जब आप जैसे नया खरीद के लाए, अगर कभी ऐसा हो जाए नया जनरेटर आप खरीद के ले आए हैं और विद्युत वाहक बल पैदा नहीं कर रहा है, आप घुमा रहे हैं, विद्युत वाहक बल पैदा नहीं कर रहा है, तो दो चीजें उसमें ध्यान दीजिएगा। एक तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखिए, कहीं उल्टा तो नहीं घुमा रहा है, उल्टा घुमाएगा तब भी शायद
तभी विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। आप उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि दूसरा पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा कि जनरेटर में जो फील्ड पोल लगे हुए हैं वो उसमें रेजिडुअल मैग्नेट है कुछ की नहीं है, नहीं है। अब खोल करके आपको टेस्टर वगैरह या कोई पेचकस वगैरह लगा करके इसके पोल पे देखना पड़ेगा, हल्का फुल्का चिपका रहा है नहीं, कुछ नहीं अगर हो रहा है तब आप समझ जाइए कि उसका रेजिडुअल मैग्नेट क्षीण हो चुका है। तो उसको एक बार आपको फिर से चार्ज करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जनरेटर आप छोड़ दिए, यूज ही नहीं कर रहे हैं, साल 6 महीने पड़ा रह गया आपके घर में ही, आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया उसको। जब स्टार्ट ही नहीं किया कभी साल 6 महीने, तो क्या होगा, इसमें जो रेजिडुअल मैग्नेट होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फिर आप साल भर बाद स्टार्ट किए और कह रहे हैं मेरा जनरेटर तो बिजली नहीं पैदा कर रहा है, तो उस टाइम फिर आपको इसके फील्ड को बाहर चार्ज कराना पड़ेगा। चार्ज कराने का मतलब फील्ड, यही फील्ड के टर्मिनल पर ना बाहर से आप डीसी सप्लाई दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, बस आधा मिनट 1 मिनट के लिए डीसी सप्लाई दे दीजिए, इसका फील्ड चार्ज हो जाए ताकि उसमें रेजिडुअल का गुण फिर से आ जाए बस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस क्लास को ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डीसी जनरेटर का ये क्लासिफिकेशन तो जो अभी हमने पढ़ा ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम पढ़ा। अब डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के संयोजन के आधार पर। फील्ड को आर्मेचर से कैसे जोड़ेंगे, जैसे ये फील्ड है तो अभी फील्ड इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है। हम ऐसे जोड़े इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरह से सीरीज कनेक्शन में कर जोड़े, मानो ये फिर ये इस तरह से, तो सीरीज हो जाएगा। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर अगले क्लास में पढ़ाते हैं कितने प्रकार के जनरेटर होते हैं, कैसे किसका फंक्शन होता है। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग और थोड़ा वीडियो को सर्कुलेट करिए और नीडफुल स्टूडेंट्स के पास तक इसका लिंक पहुंचाइए।